जय श्री राम। हमारी नवांश की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो में आज आपके लिए लेकर आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा राशि तुल्य नवांश। इस राशि तुल्य नवांश का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है। इस राशि तुल्य नवांश के अंदर 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, राशि, तुल्य और नवांश। तो इसमें राशि का मतलब जो है लगन कुंडली में स्थित राशि से है, और तुल्य का मतलब के बराबर, तुलनात्मक अध्ययन। किसके साथ? नवांश के साथ। तो इस प्रकार से राशि तुल्य नवांश का अर्थ हुआ जो लगन कुंडली में राशि स्थित है उस राशि का तुलनात्मक अध्ययन या उसके बराबर समतुल्य अध्ययन नवांश के साथ में किया जाता है, और इसे ही हम राशि तुल्य नवांश कहते हैं। अब हमें यह जानना भी जरूरी है कि राशि तुल्य नवांश का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, बात ऐसी है कि जब हम किसी भी कुंडली का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो राशि तुल्य नवांश वो टूल है जो हमें इंटरप्रिटेशन करते समय अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है। कुंडली का एनालिसिस करते समय हमें बहुआयामी सोच देता है। वो कैसे देता है, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और अपने फाइनेंस की बात कर रहा है, तो फाइनेंस हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और फाइनेंस कहां से आएगा, उस सोर्स को देखने के लिए हम देखते हैं कि सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो किन घरों को रूल कर रहा है, या फिर उसमें जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन सी जगह पे बैठा हुआ है, उस जगह से फाइनेंस आएगा। तो मान लीजिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 5वें घर में बैठा हुआ है, तो हम जनरली यही कहेंगे कि 5वें घर की एक्टिविटीज अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसको धन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है, और 5th हाउस की एक्टिविटीज आपको मालूम है। 5th हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं, 5th हाउस से हम एंटरटेनमेंट देखते हैं, 5th हाउस से हम प्रोडक्टिविटी देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं, 5th हाउस से हम स्पेकुलेशन एक्टिविटीज को देखते हैं, 5th हाउस से हम स्पोर्ट्स को देखते हैं, और साथ ही साथ हम 5th हाउस से फाइन आर्ट को देखते हैं। अब इनमें से कोई भी एक्टिविटी व्यक्ति करेगा तो उसको फाइनेंस मिलेगा, फाइनेंस में वृद्धि होगी। अब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूं, तो कहने का मतलब वो सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है और वो 5th हाउस से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो है प्रेडिक्शन कंप्लीट हो जाता है। परंतु जब इसमें हम नवांश का इन्वॉल्वमेंट करें तो प्रेडिक्शन में किस प्रकार से जो है फर्क आ जाता है, वो हम अब समझने का प्रयास करेंगे।
अब हमने जो है फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को नवांश कुंडली में जाके देखा, तो देखने से हमें पता चला कि वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नवांश कुंडली में धनु राशि में बैठा हुआ है। अब उस धनु राशि को हम लगन कुंडली में देखेंगे और देखने से हमें पता चलता है कि वो धनु राशि लगन कुंडली के तीसरे घर के अंदर स्थित है। तो हमें हमारा नवांश मिल गया। नवांश का संबंध तीसरे घर से है। क्यों? क्योंकि तीसरे घर में जो है वो नवांश राशि स्थित है। तो अब हम जब फाइनेंस की बात करेंगे तो हम फिफ्थ हाउस के साथ साथ उस थर्ड हाउस को देखेंगे। वो थर्ड हाउस जो है फिफ्थ हाउस के बराबर रिजल्ट देगा, या कभी कभी जो है ये नवांश जो होता है वो लगन कुंडली में स्थित ग्रह को भी ओवर रूल कर जाता है। तो अब हमें जो है तीसरे घर और पांचवें घर को कंबाइन करके जो है फाइनेंस के रिजल्ट देने होंगे। पहले जब हमारे पास में सिर्फ सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में था तो हमारे इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से था कि व्यक्ति पांचवें घर से जुड़ के काम करेगा तो व्यक्ति को फाइनेंस की प्राप्ति होगी। अब हम किस प्रकार से कहेंगे? व्यक्ति अपना प्रोडक्शन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा और उसकी मार्केटिंग अगर अच्छी तरह से करेगा तो व्यक्ति का फाइनेंस बढ़ेगा। मार्केटिंग में वो इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा तो व्यक्ति का फाइनेंस बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनेट का सीधा सीधा संबंध तीसरे घर से है। मार्केटिंग में यदि व्यक्ति घूम फिरकर ट्रैवलिंग करेगा, ट्रैवल कर करके मार्केटिंग करेगा तो व्यक्ति का फाइनेंस बढ़ेगा। तो हमारा प्रेडिक्शन का जो लेवल है कितना बढ़ गया। एक तीसरे घर की इन्वॉल्वमेंट करने से जो है हमारे इंटरप्रिटेशन में कितनी क्लैरिटी आ गई जो कि पहले नहीं थी। अब यहां पर हमें यह भी देखना होता है कि जो ग्रह है उससे नवांश ग्रह की दूरी कितनी है। अभी हम पांचवें घर से यदि तीसरे घर को काउंट करेंगे तो 11वां बनता है, और यदि नवांश तीसरे घर में स्थित नवांश से हम अगर काउंटिंग करेंगे तो पांचवा घर तीसरा बनता है, यानी कि दोनों के बीच में 3-11 का संबंध बना हुआ है। तो हम इसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे कि आपका फाइनेंस जो है जरूर बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आप मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग में ट्रैवलिंग का इस्तेमाल करोगे, मार्केटिंग में इंटरनेट का इस्तेमाल करोगे और अपने प्रोडक्शन को जो है प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करोगे। और तो साथ साथ हमें यह भी कहना पड़ेगा कि आपको लाभ तभी होगा जब आप हार्ड वर्किंग करेंगे। ये लाभ आपको जो है मुफ्त में नहीं मिलेगा, आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे तीसरा और 11वें घर की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तीसरा घर का मतलब हार्ड वर्किंग और 11वें घर का मतलब प्रॉफिट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक राशि तुल्य नवांश के सूत्र के आधार पर हमने इंटरप्रिटेशन किया, तो हमारे इंटरप्रिटेशन के लेवल में कितनी जो है डिप्थ आ गई, कितनी गहराई आ गई। तो यह है राशि तुल्य नवांश की महत्ता। अब राशि तुल्य नवांश का सोर्स क्या है, हमें यह भी जान लेना जरूरी है।
राशि तुल्य नवांश के बारे में देव केरलम नाम का ग्रंथ है, उसके अंदर काफी सविस्तार वर्णन किया हुआ है। परंतु इस सूत्र को, इस विद्या को हमारे सामने जो है परिष्कृत स्वरूप में पेश करने का श्रेय श्री सी.एस. पटेल सर को जाता है। एक गुजराती एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने इस विषय के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, और ये उन्हीं की देन है कि आज हम इस राशि तुल्य नवांश का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब राशि तुल्य नवांश का उपयोग हम क्या है, हमने ये सीखा, पर फलित ज्योतिष में हम इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका फायदा उठाया जा सकता है, और किस प्रकार से हम राशि तुल्य नवांश का कुंडलियों पर उपयोग कर सकते हैं, ये अब हम जानेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम जो आपको अभी और इसी वक्त कर लेना है, और वो ये है कि आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक क्लियर इंटेंशन के साथ में वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है, और आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना काफ़ी प्रेरणादायक रहता है, और नए नए कंटेंट पर काम करने के लिए मेहनत करने की प्रवृत्ति इससे मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, या वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि राशि तुल्य नवांश को हम किस प्रकार से कुंडलियों पर अप्लाई कर सकते हैं और उनके रिजल्ट हमें किस प्रकार से मिल सकते हैं। अब आप यहां इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में हम करियर की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि करियर को हम कुंडली के 10वें घर से देखते हैं, और करियर को देखने के लिए हम 10वें घर में बैठे हुए प्लेनेट को देखते हैं, या फिर 10वें घर के लॉर्ड को देखते हैं। आप इस कुंडली में देखेंगे कि यहाँ पर 10वें घर में शनि की प्लेसमेंट है, और 10वां घर कर्म का कारक है, और शनि को भी कर्म का कारक ग्रह माना गया है। इस दृष्टि से यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। साथ ही साथ हम शनि के घरों को देखेंगे, शनि के सिग्निफिकेशन को हम देखेंगे, तो शनि यहाँ पर 8वें घर और 9वें घर को रूल कर रहा है। यानी कि शनि 10वें घर में 8वें और 9वें घर की लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है, और 8वें घर का संबंध परेशानियों से होता है, 8वें घर का संबंध विपत्तियों से होता है, जीवन में मिलने वाली बाधाओं से होता है, अनवांटेड प्रॉब्लम से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति के जीवन में जो करियर होगा, करियर के अंदर विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि इस व्यक्ति के साथ में हुआ है। परंतु दूसरा नियम यह भी कहता है कि यदि आप इन घरों को अगर यूटिलाइज में लेकर आ जाए तो फिर आपको फायदा मिल सकता है। आपके करियर में एक उछाल आ सकता है, जैसा इस नेटिव के साथ में हो रहा है।
ये नेटिव 8वें घर के साथ जुड़कर जब से काम करना प्रारंभ किया है, इसके करियर में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब हम यहाँ पर जब करियर की बात कर रहे हैं, 10वें घर में बैठे हुए शनि की बात कर रहे हैं, तो ये शनि उतने ही अच्छे परिणाम दे सकता है जितनी की इसके अंदर काबिलियत होंगी, जितनी की इसके अंदर स्ट्रेंथ होंगी, जितना पावर होगा। और पावर देखने के लिए हमें सबसे पहले प्लेसमेंट देखना होता है। प्लेसमेंट जो है हमें अच्छी दिख रही है। केंद्र स्थान में होने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है कार्य सक्षम होगा, व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता होगी, व्यक्ति का विल पावर अच्छा होगा। और हम यदि दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर शनि शुभ प्रभाव में है। कैरियर की दृष्टि से यह दृष्टि अच्छी है। अब इसे हम नवांश के अंदर वेरीफाई करते हैं, नवांश में इसकी क्या पोजीशन बनती है। ये शनि यहाँ पर नवांश के अंदर मूल त्रिकोण राशि का बना हुआ है, जिसे हम अच्छा कहेंगे। मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि के अंदर होने का मतलब यह है कि ग्रह को कार्य करने की स्वतंत्रता है, आजादी के साथ में ग्रह कार्य करेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर में बैठे हों तो आपको किसी भी कार्य करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके दिल में जो आया वो आप काम करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक काम करेंगे। ठीक यही बात जो है ग्रहों के ऊपर लागू होती है। ग्रह यदि स्वयं राशि के अंदर या मूल त्रिकोण राशि के अंदर हो तो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, उन्हें कार्य करने में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती है। वहीं अगर ग्रह यदि उच्च के हो यानी एग्जॉल्टेड हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रह से संबंधित जो भी कार्य है ऊंचे दर्जे के कार्य होंगे। व्यक्ति की उन कार्यों को लेकर सोच ऊंची रहेंगी, व्यक्ति के कार्य जो है ऊंचे स्तर के होंगे। जब ऊंचे स्तर के कार्य होंगे तो परिणाम भी ऊंचे स्तर के ही मिलेंगे। और यदि ग्रह डेबिलिटेशन में हो यानी नीच का हो तो इसका हम इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से करेंगे कि कार्य को लेकर व्यक्ति की सोच नीची होंगी, व्यक्ति के कार्य निम्न स्तर के होंगे, तो फिर परिणाम भी निम्न स्तर के ही पाए जाएंगे। और ग्रह यदि मित्र राशि में हो तो ग्रह कंफर्टेबल होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी दूसरे के घर में जाते हो और जिसके घर में जाते हो वो आपका मित्र हो, तो आपको अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती हो तो हक से आप वो चीज मांग सकते हो और आपको वो मिल भी जाती है। यानी कि वहां पर आपका वेलकम होता है, वहां पर आपको कार्य करने की फ्रीडम भी मिलती है। ग्रह भी इसी प्रकार से काम करते हैं। मित्र राशि के अंदर कोई ग्रह हो तो उसे कार्य करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती है। और ग्रह यदि शत्रु राशि में हो तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रह को कार्य करने में परेशानियां आएंगी, विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम करना पड़ेगा, जूझते हुए संघर्ष करते हुए काम करना पड़ेगा। जैसे आप किसी शत्रु के घर में चले जाते हो और आपका वहां पर वेलकम नहीं होता है, शत्रु आपको हर तरह से जो है दबाने का काम करता है, कार्य करने के लिए विपरीत परिस्थितियां मिलती है। यही बात ग्रहों पे लागू होती है। तो यहाँ पर जो है जिस शनि की हम बात कर रहे हैं वो शनि यहाँ पर जो है स्वराशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है। इसका मतलब ये शनि यहाँ पर जो है स्ट्रांग हुआ है। लगन कुंडली में शनि अच्छा दिख रहा था, नवांश कुंडली के अंदर जाकर और भी अच्छा हुआ है और ये सेकंड हाउस में है।
तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति जो कार्य करेगा उससे धन की प्राप्ति होगी, व्यक्ति का फाइनेंस बढ़ेगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं राशि तुल्य नवांश की। तो इस शनि को हम राशि तुल्य नवांश की दृष्टि से देखना चाहेंगे। शनि यहां पर देखिए लगन कुंडली के अंदर 10वें घर में बैठा हुआ है और ये नवांश कुंडली में कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो हमारे लिए कुंभ राशि महत्वपूर्ण होगी। अभी इस कुंभ राशि का महत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गया। हमें अब ये देखना है कि कुंभ राशि लगन कुंडली में कौन से भाव में स्थित है। लगन कुंडली देखने से हमें पता चलता है कि ये कुंभ राशि 9वें भाव के अंदर स्थित है। तो इसका अर्थ हम ये निकालें कि जब भी हम करियर की बात करेंगे तो हम 9वें घर को करियर की दृष्टि से जो है नाप तोल करेंगे। ये 9वां घर हमें करियर के बारे में बताएगा 10वें घर के साथ साथ। अब हमारे सामने करियर की दृष्टि से दो घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, 9वां घर और 10वां घर। हम दोनों को कंबाइन कर रिजल्ट देंगे। अब यहां पर देखिए 9वें घर से जो है 10वें घर की आप दूरी देखेंगे तो यहां पर ये 1, 9 और 10 यानी ये दूसरा घर बनता है। और यदि शनि से हम यदि नवांश की बात करेंगे तो ये 12वां बनता है, यानी कि 2, 12। दूसरे घर का मतलब है फाइनेंस से और 12वें घर का संबंध है खर्चे से, 12वें घर का संबंध है इन्वेस्टमेंट से। यानी कि ये व्यक्ति अपने करियर में धन की प्राप्ति भी करेगा, व्यक्ति का फाइनेंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ व्यक्ति के खर्चे भी होंगे। अगर खर्चे नहीं होंगे तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा। आप इन दोनों घरों को क्लब करके परिणाम देंगे। अब यहां पर जो है प्लेसमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यहां पे देखिए जो ये नवांश है इसकी प्लेसमेंट जो है त्रिकोण के अंदर है। त्रिकोण के अंदर होने का मतलब है कि अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, कार्य करने के लिए सहजता से जो है अवसर मिलेंगे और उन अवसरों का फायदा उठाते हुए व्यक्ति तरक्की करेगा। और यदि ये नवांश राशि यदि केंद्रीय स्थानों में हो तो इसको हम इस प्रकार से कहेंगे कि व्यक्ति की विल पावर बहुत मजबूत होगी, व्यक्ति कार्य करने में सक्षम होगा, व्यक्ति क्षमतावान होगा। और यही नवांश राशि यदि 6, 8, 12 में बैठ जाए तो इसको हम इस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, व्यक्ति के लिए टफ कंडीशन रहेंगी, व्यक्ति की ऊर्जा का जो है नाश होगा। तो इस प्रकार से हम प्लेसमेंट को देख सकते हैं। अब यहां पर जो है दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो नवांश राशि है वो जिस भाव में आई है वो उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं या उस भाव पर कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है, ये इसका असर हमें देखना होता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो ये अच्छा माना जाएगा और क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो उसे हम बुरा मानेंगे। यहां देखिए जो शनि जो है नवांश ये नवांश का जो शनि है यह 9वें भाव में बैठा हुआ है और वीनस के साथ में युति किए हुए। और वीनस और शनि दोनों ही लगन के मित्र है और वीनस और शनि आपस में एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं।
तो इसका मतलब ये शनि जो है यहाँ पर और ज़्यादा शक्तिशाली होकर परिणाम देगा। तो इस प्रकार से हम राशि तुल्य नवांश के आधार पर परिणाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास में शनि के आधार पर हमको रिजल्ट देने थे, परंतु ये राशि तुल्य नवांश के आने पर हम जो है 9वें और 10वें घर को कंबाइन करके रिजल्ट दे सकते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है करियर के परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो राशि है, जो नवांश के अंदर राशि है, वो लगन के अंदर जिस भाव में बैठती है उसकी भी एक पहचान है। नवांश की राशि यदि लगन के अंदर हो तो हम कहेंगे कि ये नवांश राशि लग्नांश में है। यदि नवांश राशि सेकंड भाव में हो तो हम कहेंगे कि ये धनांश में है। नवांश राशि यदि तृतीय स्थान में हो तो हम कहेंगे कि ये विक्रमांश में है। नवांश राशि चतुर्थ में हो तो हम कहेंगे सुकांश में है, और पंचम में हो तो हम कहेंगे सुतांश में है। छठे घर में हो तो हम कहेंगे रोगांश में है, और सप्तम में हो तो हम कहेंगे कि ये भार्यांश में है। अष्टम में हो तो निर्दयांश में, और 9वें घर में हो तो हम कहेंगे कि ये भाग्यांश में है। 10वें घर में हो तो दशांश में, और 11वें भाव में हो तो हम कहेंगे लाभांश में है, और यदि 12वें भाव में हो तो हम इसे व्ययांश में कहेंगे। इस प्रकार से हम राशि तुल्य नवांश का अध्ययन करके प्रेडिक्शन के अंदर और ज़्यादा गहराई ला सकते हैं, और ज़्यादा सटीकता के साथ में जो है इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम राशि तुल्य नवांश के बारे में बात कर रहे हैं, और राशि तुल्य नवांश के इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए हम एक और उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। आप इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में हम मैरिज की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैरिज को हम 7th हाउस से देखते हैं, 7th हाउस के लॉर्ड से देखते हैं। तो यहाँ पर इस कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति बना हुआ है, और ये 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है, और ये 9वें घर की प्लेसमेंट बृहस्पति के लिए अच्छी मानी जाएगी। इसको हम इस प्रकार से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि शादी के बाद इस नेटिव की तरक्की होगी, किस्मत का साथ मिलेगा। ठीक है। और हम यहाँ पर राशि की बात करें तो यहाँ राशि के अनुसार ये बृहस्पति कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि शनि की राशि है, और शनि और बृहस्पति के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मित्रता वाली बात नहीं देखी जाती, और साथ ही साथ ये राहु केतु भी एक्सेस में है। ये वही कुल मिलाकर जो है 7th लॉर्ड की लगन कुंडली में स्थिति। अब हम इसे नवांश के अंदर वेरीफाई करेंगे, नवांश में इसकी क्या स्थिति बनती है। अब आप देखिए, नवांश के अंदर ये बृहस्पति जो है तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, और तीसरे घर का संबंध जो हुआ है वो मैट्रिमोनियल साइड से होता है। तीसरे घर का संबंध इंटरनेट से होता है, तीसरे घर का संबंध इश्तिहार से होता है, तीसरे घर का संबंध कम्युनिकेशन से होता है। जैसा कि तीसरे घर की स्थिति है उसी के अनुसार इस नेटिव ने जो है मैट्रिमोनियल साइट्स में इश्तिहार दिए, और इनका रिश्ता पक्का हुआ। अब बात करते हैं हम राशि की। तो यहाँ बृहस्पति को राशि मिली है वृषभ राशि, टॉरस साइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि वृषभ राशि में बृहस्पति कंफर्टेबल नहीं होता है, ये शत्रु राशि मानी जाती है वृषभ राशि। परंतु हम यहाँ डिग्री की बात करेंगे। यहाँ बृहस्पति वायु तत्व की राशि में बैठा हुआ है,
और यहाँ 24 डिग्री 25 मिनट का है। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वायु तत्व की राशियों में कोई भी ग्रह यदि 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच स्थित हो तो वो ग्रह पुष्कर नवांश में चला जाता है। और पुष्कर नवांश में जाने का अर्थ है कि उस ग्रह के फल जो है अच्छे मिलेंगे, स्मूथ नहीं मिलेंगे, सरलता से मिलेंगे। तो ये बृहस्पति यहाँ पर वृषभ राशि में गया जो कि एक सौम्य राशि है और यहाँ ये पुष्कर नवांश के अंदर आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस नेटिव की शादी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, बड़ी सरलता के साथ जो है मैरिज हो जाएगी। अब हम राशि तुल्य नवांश की बात करें तो ये जो वृषभ राशि है ये हमारे लिए काम की राशि है। ये हमें बताएगी शादी के बारे में डिटेल के साथ में कि इस नेटिव की जो है शादी किस प्रकार की होंगी, शादी से किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। तो इस वृषभ राशि को हम लगन कुंडली के अंदर देखना चाहेंगे। तो लगन कुंडली के अंदर ये वृषभ राशि 12वें घर के अंदर स्थित है और 12वें घर का संबंध जो है फॉरेन से होता है। तो जैसे ही इस नेटिव की जो है शादी हुई, शादी के बाद में इसे जो है विदेश जाना पड़ा और ये विदेश के अंदर सेटल हो गई। तो देखा आपने राशि तुल्य नवांश के आधार पर हमारे प्रेडिक्शन में कितनी ज़्यादा सटीकता आ गई। अगर हमारे पास में ये राशि तुल्य नवांश नहीं होता तो हम इतनी बारीकी के साथ में जो है विश्लेषण नहीं कर पाते थे, परंतु चूंकि हमारे पास में ये एक सुविधा है, ये एक बहुत बड़ा टूल है, इसका इस्तेमाल करके हम अपने प्रेडिक्शन के लेवल को हाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस 12वें घर को देखिए। 12वें घर में जो ये नवांश का जो ये बृहस्पति बैठा हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है। मर्क्यूरी है, वीनस है, मून है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फॉरेन के अंदर जो है काफ़ी सहूलियत होंगी, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। मैरिज के अंदर जो है इनके रिलेशनशिप जो है अच्छे रहेंगे। अब यहाँ जो है हमें लगन का बृहस्पति और ये नवांश के बृहस्पति के बीच का संबंध भी जो है स्थापित करना होता है कि इन दोनों के अंदर किस प्रकार का जो है संबंध बना हुआ है। अब यदि आप बृहस्पति से ये नवांश को आप देखेंगे तो ये देखिए 1, 2, 3 और 4 ये चौथा बनता है। और यदि नवांश के बृहस्पति से आप लगन के बृहस्पति को देखेंगे तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां बनता है। यानी 4 और 10 का संबंध बनता है। और जो 4 और 10 का जो संबंध होता है वो किसी बदलाव की तरफ इशारा करता है कि कोई न कोई बदलाव होगा। और नेटिव के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, उसे अपना देश छोड़कर जो है विदेश में सेटल होने का मौका मिला है। तो इस प्रकार से हम राशि तुल्य नवांश का उपयोग करके सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इस राशि तुल्य नवांश कॉन्सेप्ट को हम और ज्यादा बेहतर किस तरह से समझ सकते हैं, इसके लिए हम एक और उदाहरण कुंडली का इस्तेमाल करेंगे। आप इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के फाइनेंस की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनेंस को हम सेकंड हाउस से देखते हैं और सेकंड हाउस के लॉर्ड से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है और ये सेकंड हाउस के अंदर ही प्लेस्ड है। इसका मतलब यहाँ बृहस्पति एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में जो है बना हुआ है। एक तो इसको राशि बल मिला हुआ है और साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ सेकंड हाउस का जो है कारक ग्रह भी है और ये फर्स्ट हाउस में दिग्बली होता है और ये अपने दिग्बल के भी काफी करीब है। और हम अगर
युति की बात करें तो यहाँ चंद्रमा जैसा ग्रह बृहस्पति के साथ में युति किए हुए है। एक ऐसा ग्रह जो बृहस्पति का मित्र ग्रह है, एक मित्र ग्रह के साथ में युति होने के कारण इस बृहस्पति का जो है प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और चंद्रमा यहाँ एक शुभ ग्रह होने के कारण बृहस्पति की जो है, बृहस्पति के लिए जो है परिस्थितियों को जो और ज्यादा सरल बनाकर पेश करेगा। अब अगर हम यहाँ पर इस बृहस्पति पर दृष्टियों की बात करेंगे तो इस बृहस्पति पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो इसका मतलब जो है ये बृहस्पति जो है एक शक्तिशाली प्लेनेट है इस कुंडली के लिहाज से। परंतु ये तो हुआ एक बेसिक। अब हमें जो है इसके बाद में इसी बृहस्पति को नवांश कुंडली में जाकर चेक करना है कि जो स्थिति लगन कुंडली में है क्या वो स्थिति नवांश के अंदर बरकरार है या फिर उसकी स्ट्रेंथ में जो है कमी आई है, ये हमें चेक कर लेना है। यहाँ पर बृहस्पति देखिए चौथे घर के अंदर स्थित है। चौथा घर एक केंद्र स्थान होता है और केंद्र स्थान में किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट जो है अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। चौथा घर प्रॉपर्टी का है। चौथा घर जिस घर में रहते हैं उस घर से संबंध रखता है। चौथा घर वास्तु का भी है। चौथा घर सभी प्रकार के सुखों का है। तो यहाँ बृहस्पति की जो है प्लेसमेंट अच्छी है। और अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की। यहाँ पर वीनस जैसा ग्रह जो बृहस्पति के साथ में युति बनाए हुए हैं, ये वीनस जो है लगन कुंडली के अंदर आप देखिए एक योग कारक ग्रह बना हुआ है। ये केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होने के कारण वीनस योग कारक ग्रह है। और एक योग कारक ग्रह के साथ में युति होने के कारण इस बृहस्पति का जो है महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ये बृहस्पति और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ राशि तुल्य नवांश की। तो राशि तुल्य नवांश में वो राशि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिस राशि में जो है कंसर्न प्लेनेट बैठा हुआ होता है। जिस ग्रह के बारे में हमें जानकारी हासिल करना होता है वो ग्रह जिस राशि में बैठता है वो राशि हमें बताएंगे कि उस घर से संबंधित परिणाम व्यक्ति को जो है किस प्रकार से मिलेंगे। यहाँ बृहस्पति जो है 4th हाउस में बैठा हुआ है मकर राशि में। तो ये मकर राशि हमें ये बताएगी कि व्यक्ति का जो है फाइनेंस किस प्रकार से रहेगा, व्यक्ति का फाइनेंस कंसोलिडेटेड किस प्रकार से होगा। तो ये मकर राशि जो है कुंडली के 12वें घर में स्थित है। तो 12वां घर हमें क्या बताता है? 12वां घर हमें इन्वेस्टमेंट की बात करता है। 12वां घर फॉरेन की बात करता है। 12वां घर खर्चों की बात करता है। तो यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से आएगा, क्योंकि हमें जो है इस 12वें घर में जो नवांश राशि आई है, इस नवांश को और ये सेकंड लॉर्ड को हमें जो सेकंड हाउस को हमें क्लब करना है, तभी हम किसी सही नतीजे पे पहुंच पाएंगे। और ये जो 12वां घर होता है एकदम सशक्त रूप से जो है परिणाम देने वाला है फाइनेंस की दृष्टि से। क्यों देने वाला है? क्योंकि ये जो है राशि तुल्य नवांश की थ्योरी के अनुसार ये 12वां घर जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी तो ये जो है कंसर्न हाउस को भी जो है ओवररूल कर जाता है। अब जो है व्यक्ति का फाइनेंस 12वें घर से आएगा। 12वें घर का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, यानी इन्वेस्टमेंट करेगा तो व्यक्ति को जो है फायदा होगा। और जैसा कि इस नेटिव के साथ में है भी, इसमें इस व्यक्ति ने जो है इन्वेस्टमेंट करके ही जो है अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग किया है। अब सवाल ये है कि व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किस चीज में किया होगा। तो यहाँ आप जो है नवांश के अंदर बृहस्पति पे नजर डालिए। बृहस्पति ग्रह यहाँ चौथे घर के अंदर स्थित है। और चौथा घर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी से। समझे आप?
व्यक्ति ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग किया है। और व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंडीशन कितनी सूटेबल है, ये हमें दृष्टियों से मालूम चल जाता है। आप यहां मंगल को देखिए, मंगल भूमि का कारक है और भूमि का कारक मंगल जो है इस 12वें घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, यानी कि हमारे इस नवांश के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। मंगल की दृष्टि के कारण जो है इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और साथ ही साथ आप इस शनि को देखिए, शनि इस कुंडली के अंदर लगन लॉर्ड है, यानी कि एक फंक्शनल बेनिफिट ग्रह है। फंक्शनल बेनिफिट ग्रह होने के कारण ये अपने लगन लॉर्ड का कभी भी बुरा करना नहीं चाहेगा। हर हाल में इसकी कोशिश रहेगी कि इस लगन लॉर्ड का भला हो। और ये शनि तो अपने खुद के घर पर ही दृष्टि डाल रहा है, तो अपने घर का नुकसान कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर जो है 12वां घर जो है और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा है। यही कारण है कि इस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके भरपूर पैसा कमाया है और आज इसकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है बहुत जबरदस्त है। इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो राशि तुल्य नवांश है ये बहुत ही सशक्त टूल है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और इसका फायदा उठाइए। ये राशि तुल्य नवांश क्या होता है और इसका यूटिलाइज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमने कुछ उदाहरण कुंडलियों के द्वारा जाना और समझा। ये टेक्निक एक सरल टेक्निक है, बड़ी आसानी के साथ किसी भी कुंडली पर इसे अप्लाई किया जा सकता है। इसमें कोई कैलकुलेशन का कोई बड़ा मैटर नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सरल है और साथ ही साथ जितनी सरल है उससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली भी है। इस राशि तुल्य नवांश को हम कुंडली में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसे मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप रिपीट करना चाहूँगा, जिससे कि आप इसे आसानी के साथ में समझ सकें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस किसी भी ग्रह के बारे में आपको जानना है उस ग्रह की स्थिति लगन कुंडली के अंदर देख लेनी है कि लगन कुंडली में वो ग्रह कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, उसमें पोटेंशियल कितना है। ये देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि उसका स्थान बल कितना है, वो केंद्र में है, त्रिकोण में है या फिर 6, 8, 12 में। उसको राशि बल कैसा है, वो स्वराशि में है, मूल त्रिकोण में है, एक्सॉल्टेशन में है या डेबिलिटेशन में है, मित्र राशि में है या फिर शत्रु राशि में। इसके बाद हमें यह देख लेना कि क्या वो ग्रह शुभ ग्रहों की दृष्टि में है या शुभ ग्रहों के साथ युति में है या फिर पाप ग्रहों के प्रभाव में है। इतना देख लेने के बाद में उस ग्रह की स्थिति का अंदाजा हमें हो जाता है कि वो ग्रह कितना शक्तिशाली है। ये बेसिक है, इसमें आपको किसी प्रकार की भूल नहीं करनी है, शुरुआत यहीं से करना है। इसके बाद जो पोटेंशियल हमें ग्रह का लगन कुंडली में दिख रहा है उसको वेरीफाई कर लेना नवांश कुंडली के। नवांश कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कैसी बनती है, क्योंकि वो ग्रह की इनर स्ट्रेंथ होती है, ये जान लेना बहुत जरूरी होता है। नवांश कुंडली में सबसे पहले हमें ये देख लेना होता है कि क्या ग्रह वो वर्गोत्तम है, क्या वो ग्रह पुष्कर नवांश में है। अगर ऐसा है तो उस ग्रह की स्ट्रेंथ में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है और वो ग्रह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। साथ ही साथ हमें देख लेना उस ग्रह की नवांश कुंडली में प्लेसमेंट कैसी है। यदि वो केंद्र या त्रिकोण में है तो उस ग्रह को हम बली मानेंगे। 6, 8, 12 में हो तो हम कहेंगे कि उस ग्रह की पोजीशन में न्यूनता आ जाती है। बात हम राशि तुल्य नवांश की कर रहे हैं तो यहाँ पर राशि का महत्व अत्यंत ही बढ़ जाता है।
वो ग्रह जिस बारे में हम जानना चाहते हैं, वो ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, वो राशि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो ग्रह यदि मित्र राशि में है या स्वयं राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है, तो उस ग्रह की स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होती है। और ये 6, 8, 12 में है या फिर शत्रु राशि में है, तो उसमें न्यूनता आती है। अब वो जो राशि, जिस राशि में ग्रह बैठा हुआ है, वो राशि हमें जो है ये बताएगी कि उस ग्रह के परिणाम हमें किस प्रकार के मिलने वाले हैं। हमें उस राशि को पकड़ के रखना है और हमें लगन कुंडली के अंदर चेक करना है कि लगन कुंडली में वो राशि कौन से भाव में पड़ती है। वो राशि जिस किसी भी भाव में पड़ेगी, उस ग्रह से संबंधित फल उस भाव से मिलेंगे। हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वो नवांश कुंडली में वो ग्रह जिस राशि में है, वो राशि जिस भाव में पड़ेगी, वो भाव उस ग्रह की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मान लीजिएगा वो ग्रह शुक्र है और हम शादी के लिहाज से कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, और वो शुक्र मान लीजिए कि नवांश कुंडली के अंदर वृषभ राशि का है और पुष्कर नवांश में है, और वो राशि लगन कुंडली के 5वें भाव में पड़ती है, तो हम कहेंगे कि शादी के लिहाज से 5वां घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लगन कुंडली में वो ग्रह 9वें भाव में स्थित है, तो हम 5वें घर और 9वें घर को क्लब करके जो है प्रेडिक्शन करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल टेक्निक है। फिर 5वें और 9वें घर के बीच में संबंध को देखेंगे। 5वां घर से 9वां घर 5वां पड़ता है, और 9वें घर से 5वां घर 9वां पड़ता है। ये जो 5-9 का संबंध हुआ, ये संबंध भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद में हमें ग्रहों के प्रभाव को चेक करना है कि वो जो नवांश राशि 5वें घर के अंदर आती है, उस नवांश राशि के ऊपर क्या शुभ ग्रहों का प्रभाव है। जैसे कि बुध, शुक्र, चंद्र या बृहस्पति जैसे ग्रहों की दृष्टि आती है, या इनके साथ में राशि परिवर्तन होता है, या इनके साथ में युति होती है, तो उस ग्रह की स्ट्रेंथ में काफी बढ़ोतरी हो जाती है और वो ग्रह काफी सुदृढ़ होकर परिणाम देने लगता है। वहीं यदि पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाती है, जैसे शनि, मंगल, राहु या केतु, या इनके साथ में युति हो जाती है, इनके साथ में राशि परिवर्तन हो जाता है, तो फिर हमें नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम राशि तुल्य नवांश का अध्ययन, राशि तुल्य नवांश के आधार पर किसी भी ग्रह का अध्ययन बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं और सटीकता के साथ में कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रभावशाली टेक्निक है। आप इसे अपने अपनी कुंडलियों पर लगाइए और रेट करने का कोशिश कीजिए। ये टेक्निक काम करती है और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से काम करती है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा तो इसे लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका और हमारा संबंध, ये सफ़र जो है काफ़ी लंबा जाने वाला है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है और मेरे पास जो है मुझे आपके साथ में शेयर करना है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में।
तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।